Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Civil Procedure 1908 and Limitation Act 1963. And next question is provision related to first and second appeal against the original decree laid down in the Code of Civil Procedure 1908. तो अब हम जो है एक सिविल कोर्ट के दिए हुई डिक्री मतलब सिविल कोर्ट के दिए हुए डिसीजन कि अगेंस्ट आप फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कैसे करेंगे उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो एक अपील आप कैसे कर सकते हैं सिविल मैटर में, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे और ये फर्स्ट अपील और सेकंड अपील क्या होता है इसको आप समझोगे। देखिए कोर्ट जो है कोई भी डिसीजन जब देती है सिविल मैटर में, जब कोर्ट डिसीजन देती है तो उसको डिक्री बोला जाता है, ठीक है जी। और डिक्री जब आती है तो एक पार्टी जिसके अगेंस्ट वो डिक्री दी गई है, मतलब जिसके अगेंस्ट डिसीजन हुआ है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि जजमेंट एरेनेस है, उसमें कोई गलती है, तो वो अपर कोर्ट में अपील कर सकता है, उसको हम फर्स्ट अपील बोलेंगे। और वहाँ पे भी अगर उसको वहाँ पे लगता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो वो फर्दर अपील कर सकता है, उसको हम सेकंड अपील वहाँ पे बोलते हैं। नॉर्मली वन कैन नॉट एक्सेप्ट द फाइनल डिसीजन इन द केस। नॉर्मली कोई भी पार्टी जो है कोर्ट के फाइनल डिसीजन से सहमत नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। इट इज़ नेचुरल दैट एनी एरर ऑफ लॉ और प्रोसीजर माइट हैव क्रिप्ट इन। ये नेचुरल है कि उस डिसीजन में कोई एरर या प्रोसीजर से रिलेटेड कोई गलती हो सकती है। फॉर रिमूविंग सच एरर देयर इज़ वन मेथड ऑफ अपील। अगर ऐसा कोई एरर है तो उसको रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अपील। आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो प्रोविजन हैव बीन मेड अबाउट द अपील अंडर सेक्शन 1906 to 99 ऑर्डर 41 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये जो अपील की जो प्रोविज़न है ये सेक्शन 96 to 99 जो है बता रखे हैं ऑर्डर 41 में। अब देखिए वेयर द अपील कैन बी मेड, अपील कहाँ पे कर सकते हैं। सेक्शन 96 ऑफ द कोड, एन अपील शेल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन द कोर्ट ऑथराइज्ड टू हेयर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो अपील आप कहाँ पे लगा सकते हैं, उस कोर्ट के अगेंस्ट आप डिक्री जो है अपील लगा सकते हैं जिसने जो है डिक्री पास की है और उसके पास उस डिक्री को पास करने की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थी। और आप अपील कहाँ पे फाइल करेंगे, उस कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है एन अपील शेल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री, किस डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं जो कि कोर्ट ने दी है। एनी बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन द कोर्ट अथोराइज टू हेयर अपील फ्रॉम द डिसीजन सच। और ये जो कोर्ट होगी ये अथोराइज्ड होगी उस अपील को सुनने के लिए। तो अपील जो है आप डिक्री के अगेंस्ट करेंगे जो कि किसी कोर्ट ने दी है, और जिस कोर्ट में अपील करेंगे उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो उस अपील को सुन सके। It means that the appeal against the decree passed by the court can be made to such court which is authorized to hear such appeal। तो यहाँ पे साफ बता रखा है कि अपील जो है अगेंस्ट द डिक्री होगी जो कि कोर्ट ने पास की है, और ऐसी कोर्ट को आप वो अपील करेंगे जो कि ऑथराइज है, जिसको सीपीसी के अंडर ऑथराइज कर रखा है उस डिसीजन के अगेंस्ट, उस डिक्री के अगेंस्ट अपील को सुनने के लिए। एग्जाम्पल, द ए अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ रुपीज़ 30,000 फॉर द रिकवरी ऑफ मनी पास बाय द सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न। ए जो है 30,000 की रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड डिक्री जो है सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न ने दी है। अब इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो है वो जो है कर सकता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अगर सीनियर डिवीज़न ने कोई डिसीजन दिया है रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड तो उसकी अपील जो है आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं। दिफोर द सच अपील कैन बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि सीनियर डिवीज़न से ऊपर जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जज है और डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप ये अपील कर सकते हैं। इट इज़ टू बी मैंशन हेयर द अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिक्री पास्ड एक्स पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अगर कोई डिक्री जो है एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। एक्स पार्टी डिक्री कब होती है, जब आप कोर्ट में एक सूट फाइल करते हैं, लेकिन जब कोर्ट आपको बुलाती है, कोर्ट में आपने हाजिर होना होता है और आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन एक्स पार्टी डिक्री वहाँ पे दे दी जाती है, आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं। द कंडीशन अंडर विच अपील कैन नॉट बी मेड। अब
वो सबसे पहले हमें वो कारण जानने हैं, वो ऐसी कंडीशन जो जाननी जहाँ पे अपील कर ही नहीं सकते आप। देखिए सब सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द सेक्शन 96 द अपील कैन नॉट बी मेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो 96 सेक्शन का जो सब सेक्शन 3 एंड 4 है ये बताता है कि आप अपील कहाँ पे अपील होगी ही नहीं, अलाउ ही नहीं है सीपीसी के अंडर। आपने सीआरपीसी के अंडर भी पढ़ा था कि कब आप हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, कब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, और कब आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट के अपील नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप अपील कर ही नहीं सकते। वे द डिक्री हैज़ बिन पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन जो दिया है दोनों पार्टीज़ की सहमति से दिया है, अगर दोनों पार्टीज़ की सहमति से कोई डिसीजन दिया गया है, कोई डिक्री दी गई है, तो उसकी आप अपील कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन तो दोनों पार्टीज़ की सहमति से किया गया है। तो जो कंसेंट के साथ जो डिक्री कोर्ट ने दी है, दोनों पार्टीज़ के कंसेंट के साथ कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है, वहाँ पे अपील नहीं हो सकती। पहली बात, with a cognizable suit by the small cause court in such in which where there is no question of law is involved and the value of the suit does not exceed 10,000। अगर एक जो सूट है स्मॉल कॉज कोर्ट ने सुना है, स्मॉल कॉज कोर्ट कौन होती है, जैसे जूनियर डिवीजन होती है, वो स्मॉल कॉज कोर्ट से उसने सुना है, उसने उसका संज्ञान लिया और वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ भी क्रिएट नहीं हुआ और उस सूट की वैल्यू 10,000 से ऊपर नहीं थी। अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तो उस कंडीशन में भी अपील नहीं की जा सकती। पहला, स्मॉल कॉज कोर्ट ने वो डिसीजन दिया, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ भी क्रिएट नहीं हुआ और उस सूट की वैल्यू 10,000 से ऊपर नहीं थी, तो उसकी अपील आप फर्दर नहीं कर सकते। अपील अगेंस्ट द फाइनल डिक्री वेयर द अपील अगेंस्ट द प्रीलिमिनरी डिक्री हैज़ नॉट बीन मेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अपील अगेंस्ट द फाइनल डिक्री वेयर द अपील अगेंस्ट द प्रीलिमिनरी डिक्री हैज़ नॉट मेड, अगर, क्योंकि डिक्री भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्रीलिमिनरी डिक्री, एक होती है फाइनल डिक्री। प्रीलिमिनरी डिक्री एक सूट के दौरान जो भी ऑर्डर कोर्ट देती है, कोई भी रिलीफ एक पार्टी को देती है उस सूट के दौरान, तो उसको प्रीलिमिनरी डिक्री बोला जाता है। मतलब 3-4 इशू अगर सिविल कोर्ट ने डिसाइड करने हैं और किसी एक इशू पे कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दे दी है, तो उसको हम प्रीलिमिनरी डिक्री बोलते हैं। तो अगर आपने प्रीलिमिनरी डिक्री की अपील नहीं की है तो फिर आप फाइनल डिक्री की अपील भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट के पास सिविल मैटर में इश्यूज़ होते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ हमने डिसाइड करने हैं। मान लीजिए 3-4 इशू डिसाइड करने हैं, अब उनमें से एक इशू कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, ये होगी प्रीलिमिनरी डिक्री। बाकी 3 इशू अभी डिसाइड करने मीन्स फाइनल डिसीजन अभी आना है। तो अगर आपने प्रीलिमिनरी डिक्री जो आई है, एक इशू कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अगर आप उसकी अपील नहीं करते हैं तो फिर आप फाइनल डिक्री की भी अपील नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 97 ये बोलता है। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पे आप अपील नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर नो अपील कैन बी मेड इन द अबव 3 केसेस। Provision has been made under subsection 4 of the section 96 that where any parties agreed with the preliminary decree but he does not make appeal against such a decree, then he will be precluded from making appeal against the final decree। कौशल्या देवी वर्सेस बैजनाथ के केसेस में भी यही बोला गया कि अगर कोई पर्सन जो है जिसने प्रीलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं की है तो फिर उसको फाइनल डिक्री के अगेंस्ट भी अपील करने से प्रीक्लूड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अब ये तो हो गया कि आप कहाँ पे अपील नहीं कर पाएंगे। बाय हुम द अपील कैन बी मेड। अब अपील कौन कर सकता है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अपील कौन कर सकता है। अपील कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग पर्सन। पहला, पर्सन हु आर एग्रीड विद द जजमेंट एंड डिक्री। पहली बात तो क्लियर है कि जो पर्सन को लगता है कि वो पीड़ित है उस जजमेंट और डिक्री से, जिसके अगेंस्ट वो जजमेंट और डिक्री आई है, वो अपील कर सकता है। दूसरा, ऑन द डेथ ऑफ सच पर्सन बाय हिज लीगली रिप्रेजेंटेड। जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बिहाफ पे जो उसके लीगली रिप्रेजेंटेड होंगे, जो उसके हायर होंगे, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, वो भी अपील कर सकते हैं। बाय द ट्रांसफरी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन प्रोवाइडेड हिज नेम ऑन द रिकॉर्ड एंड द बाउंड बाय द डिक्री अप टू द लिमिट ऑफ हिज इंटरेस्ट। अगर प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, वो क्या है, ट्रांसफ़र है, और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर अब कोई विवाद है तो एज अ ट्रांसफरी वो उस केस में, क्योंकि वो उस केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला और उसका भी इंटरेस्ट उसमें है, तो वो डिक्री वो उस सूट में एज ए ट्रांसफरी जो है सूट फाइल कर सकता है। बाय द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड इन द ऑक्शन। अगर किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी ऑक्शन में परचेज की थी और उस प्रॉपर्टी पे अब डिस्प्यूट हो गया है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली
वो पर्सन भी जो है उस प्रॉपर्टी का जो है एक एक इंटरेस्टेड पर्सन बन गया वहाँ पे, तो वो भी सूट फाइल कर सकता है। नॉर्मली नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेक अपील अगेंस्ट अनलेस ही इज पार्टी टू द केस। नॉर्मली अगर वो उस सूट में एक पार्टी है तभी वो सूट फाइल कर सकता है, उस सूट में वो एक पार्टी रहा हो तभी वो सूट फाइल, तभी वो अपील वो कर सकता है। तो अपील कौन कर सकता है, ये आपने पढ़ लिया यहाँ पे। अब अपील का प्रोसीजर क्या है, तो ऑर्डर 41 जो है यहाँ पे प्रोसीजर आपको बताता है। Provision has been made for the provision has been made for the procedure of appeal under order 41 of the code according to this। अब आपने जो अपील लगानी है वो कैसे लगानी है। एवरी अपील इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील ड्यूली साइंड बाय द एप्लीकेंट और हिज एडवोकेट विल बी सबमिटेड बिफोर द कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर 41 रूल 1 आपको ये बताता है कि जो भी अपनी अपील लगानी है एज अ मेमोरेंडम, फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम, एक पूरा फॉर्म मिलता है, उस मेमोरेंडम के तौर पे लगानी है और साइंड होने चाहिए एप्लीकेंट के, अपीलेंट के, जो अपील कर रहा है वो कौन है, अपीलेंट है, या फिर उसके एडवोकेट के भी साइन वहाँ पे होने चाहिए और कॉम्पिटेंट ऑफिसर को वो एप्लीकेशन मेमोरेंडम जो है देना है। इफ़ द सिग्नेचर आर पुट बाय द एडवोकेट ऑन सच मेमोरेंडम दैन इट इज़ नेसेसरी टू इनक्लोज द वकालतनामा विद इट। अगर वहाँ पे एडवोकेट के सिग्नेचर वहाँ पे किए हैं तो एडवोकेट को वहाँ पे वकालतनामा भी लगाना पड़ेगा। मैसेस पार्वती एंड आनंद प्रकाश AI 1987 में ये बोला गया। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील के तौर पे लगानी है। दूसरा, द कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील अगेंस्ट मस्ट बी इनक्लोज्ड विद द मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो उस मेमोरेंडम ऑफ अपील में जो आप मेमोरेंडम ऑफ अपील, जो आप अपनी अपील रिटन वे में जो आप अपनी अपील लगा रहे हैं उसको मेमोरेंडम ऑफ अपील बोला जा रहा है। वहाँ पे जो छोटी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसकी कॉपी भी आपको लगानी है, कॉपी ऑफ ऑर्डर भी लगानी है। इन सच केस द कॉपी ऑफ डिसीजन वॉज नॉट सबमिटेड विद द मेमोरेंडम ऑफ अपील बट लेटर बट बिफोर द अपील डिसीजन वॉज मेड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। जब एप्लीकेशन लगाई थी उस टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ अपील नहीं लगाया गया, लेकिन डिसीजन आने से पहले आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील लगा दिया तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर सकती है। भगत राम वर्सेस बसंत राम ये 1981 के केसेस में ये बोला गया। अब तीसरी बात, इफ द मेमोरेंडम अपील द ऑब्जेक्शंस टू द डिक्री विल बी स्टेटेड ब्रीफली अंडर द डिफरेंट हेड विदाउट एनी डिटेल पर्टिकुलर्स एंड आर्ग्यूमेंट एंड सच ग्राउंड विल बी नंबर्ड। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील कैसे बनाया जाएगा, जो भी ऑब्जेक्शन है उस डिक्री से, आपको जो डिक्री सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दी है वो सारे ऑब्जेक्शन आपको डिफरेंट हेड में लिखने हैं, ब्रीफली लिखने हैं, डिटेल्ड पर्टिकुलर देने हैं, आर्ग्यूमेंट भी बताने और ग्राउंड भी बताने, और सारे नंबर्ड होने चाहिए। जो भी चीज़ आप लिखें टोटल पैराग्राफ लिखो, टोटल नंबर में वो होनी चाहिए। सो लॉन्ग एज दीज ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन आर नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम दे विल नॉट बी एम्फेसाइज्ड एंड कोर्ट विल नॉट हेयर। अगर आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनको आप उस मेमोरेंडम ऑफ अपील में अच्छे से स्टेट नहीं करेंगे तो कोर्ट जो है आपकी अपील को हेयर नहीं करेगी। इट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू कंसिडर एंड हेयर दोज ग्राउंड विच हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्शन आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में मेंशन नहीं किए गए हैं उनको वो सुने या ना सुने, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, if the memorandum of appeal has not been made in the specified manner then it will be rejected by the court immediately or may return to the applicant for the amended। अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है एक स्पेसिफाइड मैनर, जैसे कोर्ट चाहती है उस मैनर में आपने जो है मेमोरेंडम ऑफ अपील नहीं लगाया है तो कोर्ट जो है आपकी अपील को रिजेक्ट कर सकती है या फिर अपीलेंट को उस मेमोरेंडम ऑफ अपील में कुछ वापस कर सकती है उसमें कोई अमेंडमेंट करने के लिए। इफ़ द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट देन द डेट ऑफ सबमिशन विल बी रिकॉर्डेड ऑन इट एंड रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ अपील। अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो डेट ऑफ सबमिशन जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी जो अपील का जो रजिस्टर्ड जो कोर्ट के पास होगा। आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील द स्टे ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द अपीलेंट कोर्ट टू स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे ही अपील जो है इंस्टीट्यूट कर दी जाएगी और अपील जो है अपर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस पर अब स्टे लगाना जरूरी है ना। छोटी कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस पर स्टे लग जाएगा। अब क्योंकि अपील हो गई है तो
अब एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है वो उस सबऑर्डिनेट कोर्ट की डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगी क्योंकि उस पर लगी है अब अपील। अब जब तक ये कोर्ट जो है फैसला नहीं सुनाएगी, वो जो छोटी कोर्ट का जो डिसीजन था, सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो डिसीजन था जिसके अगेंस्ट अपीलेंट जो हायर कोर्ट में आया है, अब सबऑर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन पे लग जाएगा स्टे। ठीक है जी। हाँ, बट सच ऑर्डर मे बी इशूड ओनली व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स दैट there may be a severe loss to the applicant if such order is not issued. If the execution of decree is stopped, then the interest of the public is also to be taken into account. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इलाहाबाद में यही बोला गया कि जो एग्जीक्यूशन डिक्री जो है स्टॉप कर दी जाएगी इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए भी। नेक्स्ट है वेयर ऑन द डे फिक्स, अब डे फिक्स हो गया हेयरिंग का, अपील का, on any other day to which the hearing may be adjourned, the applicant does not appear when the appeal is called on the hearing, the court may make an order that appeal is dismissed. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अपील एक्सेप्ट हो गई है और अपील के लिए डे फिक्स हो गया है, दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट सुने जाएंगे। जिस दिन एप्लीकेंट को अब कोर्ट में हाजिर होना था और अगर वो कोर्ट में अपेयर नहीं होता है तो कोर्ट जो है अपील को डिसमिस वहाँ पे कर सकती है। आपने अपील कोर्ट में लगाई, अपीलेट कोर्ट में आपने अपील लगाई और जिस दिन हेयरिंग फिक्स हुई थी उस दिन अपीलेट पहुंचा ही नहीं तो कोर्ट जो है अपील को डिसमिस कर सकती है। और दूसरी बात, वेयर ऑन द डे ऑफ हेयरिंग द रिस्पोंडेंट डज नॉट अपेयर द अपील शैल बी हर्ड एक्स पार्टी। अब यहाँ पे अपीलेंट तो कोर्ट में आ गया जिस दिन हेयरिंग डिसाइड हुई थी, लेकिन रिस्पोंडेंट जिसके फेवर में निचली वाली कोर्ट ने डिक्री दी है, अब यहाँ पे वो क्या है, रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो एक्स पार्टी डिक्री दे दी जाएगी। बट द रिस्पोंडेंट इज गिवन दिस रेजोल्यूशन टू द कोर्ट दैट इफ देयर वाज अ सफिशिएंट रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द डे ऑफ द ट्रायल सच एक्स पार्टी ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बाय द कोर्ट। ऑर्डर 41 रूल। अब अगर रिस्पोंडेंट कोर्ट में बाद में आके एक रीजनेबल कॉज बता देता कि क्यों वो उस दिन गैर हाजिर रहा, कोर्ट में अपेयर नहीं हो पाया, अपने एब्सेंस का एक रीजनेबल सफिशिएंट रीज़न वहाँ पे बता देता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी कर सकती है कोर्ट। द कोर्ट में टेक एडिशनल एविडेंस इन द केस प्रोवाइड दैट द एविडेंस इज मटेरियल इज डिसाइडिंग द अपील ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट एंड दस एविडेंस कुड नॉट बी मेड अवेलेबल एट द ट्रायल ऑफ द केस। अब जब कोर्ट जो है उस अपील को सुन रही होगी तो वो एडिशनल एविडेंस जो है वो ले सकती है, मटेरियल एविडेंस वो ले सकती है और अपील जो है मेरिट और डिमेरिट के बेसिस पे, उन एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड कर सकती है और वो सारे एविडेंस ले सकती है जो कि ट्रायल कोर्ट में नहीं दिए गए थे। बट दिस एविडेंस विल बी टेकन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी नॉट अदरवाइज। ये जो सारे एविडेंस है पार्टीज की रिक्वेस्ट पे जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नारायण दास वर्सेस सेकंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुरादाबाद AR 1990 के केस में बोला गया। फाइनली द कोर्ट वाइल गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ऑफ द बोथ द पार्टीज, अब दोनों पार्टीज को अपनी अपनी बात रखने का मौका देने के बाद after giving a valid opportunity to both the parties, court will announce its decision on the appeal on open court। अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद उस अपील में भी कोर्ट एक अपनी जजमेंट वहाँ पे दे देगा। सच डिसीजन मस्ट बी प्रोनाउंस इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग द अपील। तो अपील को सुनने के बाद दोनों पार्टीज को बराबर अवसर देने के बाद, उनकी दोनों की बात सुनने के बाद जो है कोर्ट जो है वहाँ पे उस अपील को डिसाइड कर सकता है, डिसीजन वहाँ पे दे सकता है। इट्स पर्टिकुलर केस द डिसीजन वाज अनाउंस्ड आफ्टर 5 ईयर विच वाज कंसिडर्ड अनजस्ट। तो डिसीजन जो है जल्दी देना चाहिए, 5 साल के बाद अपील का डिसीजन दे रहे हो तो वो जस्टिफाइड नहीं है। तो अब एक अपील जो यहाँ पे हुई, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसके अगेंस्ट जब आप अपने अपील की, ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया, तो ये आपकी फर्स्ट अपील थी। अब सेकंड अपील, अब मान लीजिए ये जो अपील आपने फर्स्ट अपील लगाई थी वहाँ पे भी आपको जस्टिस नहीं मिला, आपको लगा कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, एरर हुआ है, तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। तो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द सेकंड अपील अंडर द सेक्शन 102 103 ऑफ द ऑर्डर 42। तो 42 सेक्शन 102 103 फर्स्ट अपील आपने 96 to 99 सेक्शन पढ़ी, सेकंड अपील 102 103 जो है बता रखी है। According to section 100, the second appeal can be made against the decision made in the first appeal under the following condition। तो फर्स्ट अपील जो आपने की थी उसके अगेंस्ट सेकंड अपील आप तभी कर सकते हो जब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सेक्शन 10 की सेक्शन 100 की रिक्वायरमेंट क्या है,
वेर एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, वो जो डिसीजन जो है दिया गया है फर्स्ट अपील में, जो डिसीजन दिया गया है वहाँ पे कोई लॉ का क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, प्रश्न लॉ से रिलेटेड है जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। दूसरा, वेर एक्स पार्टी डिक्री हैज बीन पास्ड इन द फर्स्ट अपील दस इट क्लियर दैट द सेकंड अपील कैन बी हर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सबसेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ अदरवाइज नॉट। तो जहाँ पे एक्स पार्टी डिक्री जो है पास की गई है फर्स्ट अपील में, तो वहाँ पे भी सेकंड अपील जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे सुनी जा सकती है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें जरूरी है सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग, जहाँ पे फर्स्ट अपील के अगेंस्ट सेकंड अपील की जा सकती है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए उस डिस्प्यूट में जिसपे एक ऑलरेडी फर्स्ट अपील का डिसीजन भी आ चुका है। सिपाही सिंह वर्सेस मधुरिका चौधरी AR 2018 का केस है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन वेदर इट इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिकॉर्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की जिम्मेवारी है इसको एग्जामिन करना कि क्या उस डिस्प्यूट में, उस केस में कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो नहीं बनता, मतलब लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर उसमें आ गया है, कानून क्लियर नहीं हो पा रहा है, कानून जो है वहाँ पे क्लियर नहीं है, उसके सेक्शन जो है वो इंटरप्रेट करने की जरूरत है, तो उस कंडीशन में अपील की जा सकती है। इन द मैटर ऑफ राजेंद्र ललित कुमार अग्रवाल वर्सेस मैसेस रत्न अशोक मुरंजन AR 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वॉज हेल्ड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहाँ पे सारी बातें आप यही पढ़ेंगे कि विश्वनाथ घोष, गोविंद घोष के केसेस में ये बोला गया कि कोर्ट जो है सेकंड अपील तभी सुनेगी अगर वहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि व्हाट इज सेकंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो गोविंद राजू वर्सेस मरियम्मन AR 2005 के केसेस में जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, ऐसा क्वेश्चन जो कि डिबेटेबल है, जिस पे अभी और चर्चा होना जरूरी है, विच हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड अर्लियर बाय द लॉ ऑफ द लैंड। वो जो लॉ है उस लॉ पे अभी तक कोई भी पहले डिसीजन नहीं आया, कोई प्रेसिडेंट भी उसके रिगार्डिंग नहीं है, कि कोर्ट की कोई प्रीवियस जजमेंट भी उस केस के रिगार्डिंग नहीं है। विच इज़ अफेक्टिंग द मटीरियल राइट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के जो राइट है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो इसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन नॉल माना, डिबेटेबल होना चाहिए, किसी भी कोर्ट ने अभी तक इसको अर्लियर डिसाइड ना किया हो, और मटीरियल राइट जो है पार्टीज के वहाँ पे अफेक्ट हो रही हो। इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील सच सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विल बी मैंशन स्पेसिफिकली and when the question is settled by the Supreme Court the decision will be given in the second appeal। तो जो आप सेकंड अपील में जो मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करेंगे, मतलब जो आप अपील लगाएंगे रिटर्न वे में, उसको मेमोरेंडम ऑफ अपील बोला जा रहा है। फर्स्ट अपील में भी आपने देखा, वहाँ पे उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है, तभी सेकंड अपील में कोई डिसीजन वहाँ पे दिया जा सकता है। नाउ प्ली कैन नॉट बी मेड इन द सेकंड अपील, न्यू प्ली, कोई भी नई दलीलें वहाँ पे नहीं दी जा सकती हैं। इफ़ नो ऑब्जेक्शन हैज़ बीन मेड इन द रिटन स्टेटमेंट इन द इनिशियल स्टेज रिगार्डिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट देन इट कैन नॉट बी रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकंड अपील। अगर जुरिसडिक्शन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा गया तो बाद में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, मतलब अब उस सूट में कोई नई दलीलें वहाँ पे नहीं दी जा सकती हैं। अब ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। तो ये है आपके पास अब पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि अपीलेट कोर्ट, सेकंड अपील जब होती है तो वहाँ पे जो अपील, जो सेकंड अपील को सुन रही है वो अपीलेट कोर्ट है। 107 108 के अंडर जो है इस अपीलेट कोर्ट की पावर्स यहाँ पे बता रखी है। मतलब पावर चाहे अपीलेट कोर्ट फर्स्ट अपील में हो चाहे सेकंड अपील में वो अपीलेट कोर्ट हो, उनके पास पावर्स क्या क्या होती हैं, वो क्या कर सकते हैं। द पावर टू हेयर द डिस्पोज ऑफ द केस फाइनली, अपील के तौर पे जो उनके पास केस आया है उसको वो सुन सकते हैं, उसको जो है फाइनली डिसाइड कर सकते हैं। टू रिमांड द केस टू द लोअर कोर्ट फॉर री हियरिंग, छोटी कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को फिर से उस केस को शिफ्ट कर सकते हैं उसकी री हियरिंग के लिए। टू रेफर द केस टू द लोअर कोर्ट आफ्टर रीफ्रेमिंग द डिस्प्यूट इशू फॉर द री ट्रायल, उस डिस्प्यूट को फिर से लोअर कोर्ट में रेफर कर सकते हैं और इशू जो है फिर से फ्रेम करने के लिए वहाँ पे बोल सकते हैं। फॉर टेकिंग एडिशनल एविडेंस, कुछ एडिशनल एविडेंस वहाँ पे वो ले सकते हैं। दस द अपीलेट कोर्ट हैज़ बीन गिवन द एम्पल पावर, पी रामकृष्णा वर्सेस मैसेस
एन सरोजनी ए आर 1993 आंध्र प्रदेश के केसेस में ये बोला गया दैट द अपीलेट कोर्ट इंजॉय एम्पल पावर टू पास एनी डिक्री और ऑर्डर टू सेव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जस्टिस फ्रॉम द बीइंग डिफीटेड। तो जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास बहुत सारी पावर है, वो कोई भी डिक्री पास कर सकती है और न्याय के हित के लिए कोई भी डिसीजन वहाँ पे दे सकती है। ये है आपके पास अपील का प्रोविज़न। थैंक यू सो मच।